स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हनी वॉइस में। चलते हैं एक नई कहानी पर। हमारे साथ ना चाहते हुए भी कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं कि हम जिंदगी भर नहीं भूल पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे बैठा था। इसमें मेरे अलावा बहुत खतरनाक मुजरिम और भी थे। मेरे हाथों को लोहे की जंजीरों से जकड़ रखा था, क्योंकि मैं जिस पाप में गिरफ्तार हुआ था कि सुनने वाले को इस बात पर यकीन ही ना आता था। पहली ही रात मैंने अपनी बीवी के साथ ऐसा काम किया था कि वो जान से ही हाथ धो बैठी थी। मेरी आंखें अभी भी लाल थी। पिछली रात याद आने लगी थी। लाल कपड़े पहने वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर मेरे अंदर का वहशी दरिंदा जाग उठा था। मैंने बड़ी बेदर्दी से इसे सर से पांव तक देखा और उसके सर पर से दुपट्टा खींच कर उतारा, और जब अपना असली रूप उसे दिखाया तो वो दर्द से तड़प उठी थी। मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, क्या हुआ? अभी तो मैंने अपनी मोहब्बत शुरू भी नहीं की है और तुम चिल्ला रही हो। अभी तो मेरा जुनून और प्यार पूरी रात तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, फिर क्या करोगी? मेरी बात पर वो हैरत की मूरत बनी मुझे देख रही थी। जब मैंने इसकी तरफ कदम बढ़ाए, मैं बुरी तरह से चौंक उठा था। जब इंस्पेक्टर ने डंडा जेल की सलाखों पर मारा था, शायद मेरे ध्यान को अपनी तरफ भटकाना चाहता था। मैंने जल्दी से उसकी तरफ देखा। उसने हवलदार से कहा कि ताला खोल। जेल का, सरकार से मुझे परमिशन मिल चुकी है इसकी मरम्मत करने की। या तो आज ये सच बताएगा कि अपनी बीवी के साथ इसने ऐसा क्या किया है एक रात में कि वो मर गई, या फिर आज इसकी चीखें पूरी जेल के कैदी सुनेंगे। चल बाहर। जेल का दरवाजा इस हवलदार ने खोला तो इंस्पेक्टर ने मुझे बड़ी तेज नजरों से देखा। वो इंस्पेक्टर देखने में बहुत डरावना था, लंबा चौड़ा कद का, लेकिन मैं उससे एक बार भी नहीं डरा था, क्योंकि मेरा सामना ऐसे ही लोगों से हो सकता था। लेकिन मैं भी बेबस था। मेरे जुनून और वैशीपन का भी यही अंदाज था। मैं जेल से बाहर आया तो इंस्पेक्टर ने मेरा गिरवान पकड़ा और एक ऐसी काल कोठरी में ले गया। उस जेल का दरवाजा खोलकर इसने मुझे अंदर धकेला था। मैं बुरी तरह से मुंह के बल गिर पड़ा था। मेरे हाथ अब भी जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो खुद भी जेल के अंदर आया। मैं बिल्कुल हैरान ना था। मुझसे कहने लगा, देख, मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ। मुझे सच सच बता दे कि तूने ऐसा भी अपनी बीवी के साथ क्या किया है कि वो एक ही रात में मर गई है, और जिस तरीके से इसकी मौत हुई है। ये कहकर वो चुप हो गया था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसने अपना सवाल 3-4 बार दोहराया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहने लगा कि तू ऐसे नहीं मानेगा। फिर कहने लगा कि अपनी कैदी वर्दी की शर्ट के बटन खोल। आज मैं तेरा वो हश्र करूंगा कि तेरी जुबान सच बताने पर मजबूर हो जाएगी। साले, बीवी को देखकर ऐसा भी कोई करता है? तेरे अंदर कौन सा जानवर जाग उठा था? जरा मैं भी तो देखूं। उसने अपना गुस्से से लाल चेहरा मेरे करीब किया। मेरे बालों को बहुत ही बेरहमी से पकड़ा। मैंने कहा कि मेरे हाथ जंजीरों से खोल और किसी लेडीज कांस्टेबल को मेरे हवाले कर दे, फिर तुझे बताता हूँ कि मेरा जुनून क्या है। आंखें तो मेरी भी लाल थी। मैंने ना जाने कैसे अपना गुस्सा काबू किए हुए था। वो कहने लगा, साले, तुझे मैं बताता हूँ, आज तेरा सारा जुनून निकाल कर रख दूंगा। उसने मेरी शर्ट को बुरी तरह से खींचा था कि मेरे सारे बटन खुद ब खुद ही टूट के गिर गए थे। उसने मेरे कपड़ों को फाड़ कर 2 टुकड़ों में बदल दिया था और मेरी कमर पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए थे। इस आदमी के पहले डंडे ने तो मेरे पूरे वजूद में करंट दौड़ा दिया था। पहला डंडा बड़ी जोर का महसूस हुआ था, लेकिन इसके बाद पड़ने वाले डंडों ने मेरी कमर को पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। अब ऐसी बात भी नहीं थी कि मुझे तकलीफ नहीं हो रही थी। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इतना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन जो तकलीफ मैं सह चुका था, शायद ये दर्द इसके मुकाबले में बहुत कम था। 15 से 20 मिनट लगातार वो आदमी मेरे जिस्म पर डंडों से मारता रहा, लेकिन मेरी जुबान से उफ तक नहीं निकली थी। वो खुद भी अब थक चुका था, इसलिए पूरी तरह से पसीने से तर होकर हार गया था। पसीने तो मेरे वजूद से भी बह रहे थे। सांस मेरा भी बुरी तरह फूल चुका था। उसने गुस्से से मेरे बाल पकड़े और बुरी तरह से खींचे और कहने लगा, बोल क्यों नहीं देता? क्यों मारा है तूने अपनी बीवी को? बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन मैंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, मैंने तो उससे मोहब्बत की थी। अब वो सह न सकी तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक रात भी वो मेरे प्यार को सह न सकी, और दावे तो उसने जिंदगी गुजारने के किए थे। इसे मुझसे शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। इंस्पेक्टर कहने लगा कि हमारे सामने ज्यादा ड्रामे मत कर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल तक आ जाएगी। इसी से पता चल जाएगा कि तूने अपनी बीवी के साथ क्या किया है। यह सुनकर पहली बार मेरा दिल धड़का था।
کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ تو واقعی میرے ہر راز کو کھول دیتی۔ میں چپ ہو گیا۔ وہ آدمی کہنے لگا، جس ہوس میں تو نے اسے مارا ہے اس کے گھر والے رو رو کے بے حال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کر ان کی بیٹی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسایا اور پھر اس کا قتل کر دیا ہے۔ یہ تیری سوچی سمجھی چال تھی۔ یہ موت ہے، کوئی حادثہ نہیں۔ کل کی رپورٹ تجھے مجرم ثابت کر دے گی اور پھر دیکھ تیرا حشر کیا ہوتا ہے، بچے گا نہیں تو۔ یہ کہہ کر وہ جیل سے باہر نکل گیا۔ مجھے بھی حوالدار نے جیل میں لے جا کر دوبارہ وہی بند کر دیا جس جیل میں میں پہلے سے بند تھا۔ وہاں موجود دونوں قیدی مجھے چپ چاپ دیکھ کر کچھ حیران تھے، کیونکہ میرے وجود پر پڑے ڈنڈوں سے اب خون نکل رہا تھا، اور ایسی حالت میں قیدیوں کی چیخ پکار نہیں رکتی، ان کا تڑپنا اور بلبلانا جاری رہتا ہے۔ میں چپ ہو کر بڑی مشکل سے کونے میں بیٹھ گیا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگا، جو کہ میرے لیے ایک پاپ تھا۔ بہت پیار کیا تھا میں نے پری سے۔ آدمی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے لیکن عورت کی بے وفائی نہیں سہ سکتا۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ جس فلیٹ میں رہتا تھا پری بھی وہیں رہتی تھی۔ ہم ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے۔ پری کا فلیٹ ہمارے گھر سے نیچے والی منزل پر تھا۔ میں آفس کے لیے جاتا تو وہ اپنے فلیٹ کا دروازہ ذرا سا کھول کر مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ پہلے پہل تو میں نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن ایک بار اچانک میری نظر اس کھلے دروازے تک پڑی۔ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ میں تو آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس کے حسن کا میں دیوانہ ہو گیا تھا۔ جب میرا اس کی نظروں سے ملن ہوا تو میں نظر پلٹنا بھول گیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا، فلیٹ کا دروازہ ایک دم سے بند ہوا تھا۔ میں بری طرح سے چونک گیا، پھر خود کو جھٹکا اور فٹافٹ سے سیڑھیاں اتر کر باہر چلا گیا۔ لیکن پورا دن مجھے پری کے خیال نے پریشان کیا تھا۔ میں دل پھینک قسم کا انسان ہرگز نہ تھا۔ میں اپنی سوچوں میں ہی گم رہتا تھا۔ جب مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر ہلایا تو بازو پر لگے زخموں نے مجھے تڑپنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا ایک قیدی جو میرے ساتھ جیل میں رہ رہا تھا، وہ آ کر میرے پاس بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، تو سچ کیوں نہیں بتا دیتا پولیس کو؟ تیرے زخموں کو دیکھ کر تو میرا دل بھی کانپ گیا ہے۔ کیوں سہ رہا ہے یہ سب کچھ؟ میں نے ٹھنڈی آہیں بھری تھی لیکن زبان سے کچھ نہیں بولا تھا۔ ہمیشہ عورت کو ہی پوترتا کی دیوی سمجھا جاتا ہے، وفا کی مورت کہا جاتا ہے، اور بے وفائی کا لیبل صرف آدمی کے ماتھے پر چپکا دیا جاتا ہے۔ لیکن میرا کیس شاید الگ تھا۔ اگلے دن وہ پولیس والا دوبارہ میری جیل میں آیا، نہ جانے مجھے کن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، میں نے زندگی میں بڑے غلط قسم کے لوگ دیکھے ہیں، مگر تجھ جیسا چالاک قاتل نہیں دیکھا۔ اب تو نے 2 شادیاں کر رکھی تھی، پہلی بیوی بھی مر چکی ہے اور دوسری کو تو نے ایک رات میں مار ڈالا۔ ایسا کون سا راز ہے تیرے اندر؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بولا، تیری گزری زندگی کی ساری پول پٹیاں کھل گئی ہے۔ پھر اس نے مجھے جو خبر سنائی وہ میرے لیے انجان نہ تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تیری بیوی کے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آ چکی ہے۔ اس رپورٹ نے مجھے حیرت میں ڈال دیا ہے، کیونکہ جیسا ہم سمجھ رہے تھے ویسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ پولیس والا کہنے لگا کہ تیرا کیس میرے لیے ایک پہیلی بن چکا ہے، تو سچ بتا دے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے آزاد کروا دوں گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں پھٹ پڑا تھا۔ میں نے کہا کہ تم لوگوں کے وعدے کبھی سچے نہیں ہوتے۔ عورتیں آنسو بہا کر مظلوم بن کر تمہارے سامنے جیت جاتی ہے، اور آدمی صرف ہمیشہ جھوٹا کہلاتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سماج میں اس چیز کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، لیکن عورت کی اصلیت کوئی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میری بات سن کر انسپیکٹر کہنے لگا کہ تم مجھے ساری بات سچ بتا دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ انصاف کروں گا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ سارے جھوٹے دلاسے ہیں۔ اس نے میری جیل کا دروازہ کھولا اور کہنے لگا کہ باہر آؤ۔ مجھے پھر اسی کال کوٹری میں لے گیا جہاں اس نے مجھے ڈنڈوں سے مارا تھا، لیکن اس بار وہاں پر ایک میز اور 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھی، پیچھے وہی پیلا بلب جل رہا تھا۔ اس بار انسپیکٹر کا بات کرنے کا اندازہ بڑا دھیما سا تھا۔ کہنے لگا، جو کچھ پوسٹ مارٹم میں آیا ہے اس نے تو مجھے حیران کر دیا۔ میں تو تجھے حوث کا پجاری سمجھتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس نے اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب کیا، کہنے لگا، سچ بتا کیا بات ہے تیرے ساتھ، کیا ہوا ہے؟ میں ابھی بھی چپ تھا۔ وہ پھر بولا، اتنا ہی بتا دے کہ پہلی بیوی کو کیوں مارا تھا؟ اس سوال نے تو میرے اندر آگ سی لگا دی تھی۔ میں نے کہا، میں نے نہیں مارا اسے۔ میرا انداز اس قدر تیز تھا کہ وہ انسپیکٹر دیکھ کر چونک سا گیا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ میرا صبر جواب دے گیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے پری کا چہرہ آ گیا تھا، ہنستا مسکراتا، معصومیت کی تصویر تھی وہ لڑکی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ ایک دن ماں نے دال بنائی تھی اور وہ مجھے بالکل پسند نہ تھی۔ میں نے کہا کہ ماں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، آپ جانتی ہیں مجھے یہ نہیں پسند۔
मेरी माँ कहने लगी, अच्छा आज खा लो, कल तुम्हारी पसंद का बना दूंगी। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं मुंह फुलाकर टीवी देख रहा था जब बाहर दरवाजे की डोर बेल बजी थी। जैसे ही मैं उठकर बाहर गया, मैंने पूछा कौन है, तो एक सुरीली सी आवाज मेरे कानों से टकराई। कहने लगी, जी दरवाजा खोलिए, मैं आपके पड़ोस से आई हूँ। मैंने दरवाजा खोला तो सामने वही हसीन और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। इसे देखकर तो मेरी आंखें झपकना भूल गई थी। मुस्कुराते हुए इसने अपने हाथ में पकड़ी ट्रे मेरे सामने कर दी। मैंने ट्रे उसके हाथ से ली और खोलकर देखा तो उसमें बिरयानी थी। वो कहने लगी, मौसी जी घर पर हैं? मैं पीछे हट गया। मैंने कहा, जी अंदर हैं। वो अंदर आ गई। मेरी माँ ने जैसे ही उसे देखा तो उसने मेरी माँ को नमस्ते किया और इधर उधर की बातें की और फिर वो बिरयानी देकर चली गई। मैं अभी तक दरवाजे पर खड़ा इसी को देख रहा था। जाते हुए मुझसे कहने लगी, ये बिरयानी मैं खास आपके लिए लाई हूँ क्योंकि मुझे पता है आप दाल नहीं खाते। यह सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। फिर बातों बातों में मुझे अपनी माँ से मालूम हुआ कि वो लड़की रोजाना हमारे घर आती है और मेरी माँ भी उससे अपने दिल की बातें करती है। मेरी माँ भी इस पर दिलो जान से फिदा थी और मैं भी इस लड़की पर दिल हार बैठा था। इसलिए माँ ने जब इस लड़की के लिए मेरी हामी पूछी तो मैंने कोई एतराज ना किया था। यूं मेरी शादी परी से हो गई। परी को पाकर मैं बहुत खुश था। जितनी मोहब्बत मैं उसे करता था, ऐसे ही मोहब्बत वह भी मेरे लिए रखती थी। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे कि अचानक मेरी माँ का देहांत हो गया। वो बीमार तो पहले से ही थी, लेकिन अचानक से हमें छोड़कर चली गई। इसके बाद मेरी कंपनी ने मुझे दूसरे शहर भेज दिया। मुझे कंपनी की तरफ से ही गाड़ी और फ्लैट भी मिला था। मैं परी के साथ मेरठ में शिफ्ट हो गया। जिस फ्लैट में मैं रहता था वहाँ सामने एक और फैमिली भी रहती थी। अभी हमें शिफ्ट हुए कुछ ही दिन गुजरे थे कि रात के 2 बजे मुझे वहाँ से लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मेरे साथ साथ परी की भी आँख खुल गई। शोर ही कुछ ऐसा था। इस घर में रहने वाला आदमी न जाने किस पर चिल्ला रहा था। क्योंकि वो घर हमारे बिल्कुल सामने था, इसलिए आवाज़ें भी साफ आ रही थी। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए जैसे ही अपने फ्लैट से निकला, एक 40-50 साल का आदमी भी उसी वक्त सामने फ्लैट से निकला था और इससे पीछे फ्लैट के दरवाजे पर खड़ी लड़की के चेहरे पर जख्म और नीलों के निशान थे। मैंने बस एक नज़र उस पर डाली थी, लेकिन इसके चेहरे के जख्मों ने मुझे दोबारा इसे देखने पर मजबूर किया था। लेकिन फिर मैं फौरन से नज़र बदलकर नीचे उतर गया। पता नहीं वो आदमी क्यों अपनी बेटी को मारता था, किस बात पर उनका झगड़ा होता था। वो लड़की मुश्किल से 20 साल की थी। 2 दिन बाद फिर मुझे वही आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर तो जैसे सिलसिला शुरू हो चुका था। हर 2-3 दिन बाद ऐसा ही शोर और झगड़ा हमें सुनाई देने लगा। एक दिन मैंने परी से कहा कि एक इस गलत सोसाइटी में हम लोग फंस गए हैं। वो कहने लगी, ऐसे मत कहे, मुझे इस लड़की पर बहुत तरस आता है। एक तो इसका पति इससे दुगनी उम्र का है और इस पर जुल्म भी करता है। ये सुनकर मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया था। मैंने तो इस लड़की को इस आदमी की बेटी समझा था। मैं एकदम से उठकर बैठ गया। मैंने कहा, क्या कहा तुमने? वो लड़की इस आदमी की बीवी है? कहने लगी, हाँ, वो लड़की इस आदमी की बीवी है। बेचारी बहुत ही मासूम है। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन मैं दूसरों के मामले में कम ही दखलंदाजी देता था। फिर धीरे धीरे परी की इस लड़की से दोस्ती हो गई। मैंने भी एतराज नहीं किया। औरतों के मामले में मैं क्या बात करता। परी इसकी मासूमियत के किस्से मुझे सुनाती रहती थी, लेकिन मैंने ये चीज़ नोट नहीं की थी कि जब से परी मेरठ में इस फ्लैट में शिफ्ट हुई थी, कुछ महीने से इसका रवैया बदलने लगा था। हालांकि मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं थी, लेकिन अब अक्सर वो घर की तरफ ध्यान नहीं देती थी। मैं घर आता तो खाना तैयार नहीं होता था। एक बार मैं घर आया तो कई बार डोर बेल देने के बाद दरवाज़ा नहीं खुला था। मेरठ में हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था कि मैं ये सोच लेता कि परी वहाँ होगी। मजबूरन मुझे बराबर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता। मुझे लगता कि परी की इस लड़की से दोस्ती है तो शायद परी यहाँ होगी। पहले ही बैल पर दरवाज़ा खुला था तो सामने वो लड़की खड़ी थी। कहने लगी, जी कहिए। मैंने कहा, परी आपके घर पर है? वो कहने लगी, नहीं, मेरे घर पर तो नहीं है। हाँ, एक नौजवान लड़का आया था, मैंने उसके साथ परी को जाते देखा था। शायद उसका भाई होगा। उस लड़की की बात ने तो मुझे हैरान करके रख दिया था। पहले तो परी का कोई भी भाई था नहीं और मेरठ में तो उसका कोई भी ना था, ना कोई रिश्तेदार, ना ही कोई मिलने जुलने वाला। मैंने फौरन से जेब से अपना मोबाइल निकाला और परी का नंबर मिलाया। लगातार बेल जा रही थी, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। अब मुझे परेशानी होने लगी थी कि वो कहाँ गई थी और किस नौजवान के साथ गई थी। वो लड़की कहने लगी, ऐसा करें, आप कुछ देर मेरे घर पर बैठ जाएं, परी आएगी तो फिर अपने घर चले जाइएगा। मुझे ये बात सही नहीं लगी। पहले इसका पति बहुत ही शक्की मिजाज का आदमी था। मैंने कहा, नहीं, रहने दीजिए,
मैं यही इंतज़ार कर लूँगा। वो कहने लगी आपकी मर्जी है। इसने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया और अंदर चली गई। मैं बार बार परी को कॉल कर रहा था, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। कुछ देर बाद वो लड़की कुर्सी लेकर बाहर आ गई। कहने लगी कि ये कुर्सी रखकर यहाँ बैठ जाओ। मैंने वो कुर्सी ले ली और साइड पर बैठ गया। मैं थका हुआ ऑफिस से आया था, मुझे आराम की ज़रूरत थी। वो कुछ देर बाद मेरे लिए जूस का गिलास ले आई। कहने लगी आप ऑफिस से थके हुए आए हैं, इसलिए आप ये पी लीजिए। परी भी आती ही होगी, वैसे भी पिछले 3 घंटों से वे गई हुई है, अब तो उसे आ ही जाना चाहिए था। इस वक्त मुझे प्यास तो महसूस हो रही थी। मैंने जूस का गिलास पी लिया और उनका धन्यवाद किया और परी का इंतजार करने लगा। 2 घंटे बीत चुके थे, फिर मैंने देखा कि परी सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा। मुझे देखकर वो घबरा गई। कहने लगी आप जल्दी आ गए। मैंने कहा मैं जल्दी नहीं आया, तुम लेट हो। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा, और कहाँ गई थी तुम, किसके साथ गई थी? एक ही सांस में मैंने उससे कई सवाल कर लिए थे। उसने जल्दी से अपने पर्स से चाबी निकाली और दरवाज़ा खोलने लगी। कहने लगी अभी 2 घंटे पहले ही तो मैं गई थी, बस बाजार से कुछ सामान लाना था। इसके हाथ में बस एक शॉपर था। कहने लगी मैं सामने वाले फ्लैट पर बता कर गई थी, उसने आपको बताया नहीं? वो फ्लैट का दरवाज़ा खोल चुकी थी। अंदर दाखिल होते हुए मैंने कहा गई किसके साथ थी? कहने लगी क्या हो गया है आपको? जाहिर सी बात है अकेली गई थी, और यहाँ करीब में जो मार्केट है वहीं तक गई थी। वो शॉपर से दूध के डिब्बे और ब्रेड और किचन का बाकी सामान निकाल रही थी। फिर अपना पसीना पोंछने लगी। कहने लगी कि मैं तो समझी थी मार्केट पास होगी, लेकिन पैदल आने जाने में पता लगा है कि वो बहुत दूर है, और घंटों का तो पता ही नहीं चला। मैंने कहा ये कुछ चीज़ लाने में तुम्हें इतना वक्त लग गया कि 5 घंटे तुम बाजार में गुजार कर आ रही हो। मेरी बात पर इसने मुझे देखा और कहने लगी क्या हो गया है आज आपको, क्यों बिना वजह मुझसे बहस कर रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि परी मुझसे झूठ क्यों बोल रही है। वो पिछले 5 घंटे से घर में नहीं थी और मुझसे कह रही थी कि अभी 2 घंटे हुए हैं। फिर वो लड़का कौन था? मैंने खुद को इन बातों से हटाया कि मुझे शक नहीं करना चाहिए। शक का जहर अपनी जिंदगी में खोलने से बेहतर है कि मैं इस बात को खुद ही रफा दफा कर दूं। लेकिन अगले दिन ही मैंने देखा कि जब मैं ऑफिस जा रहा था, परी सीढ़ियों पर एक लड़के से बातें कर रही थी, हंस रही थी। ये देखकर तो मेरा खून ही खौल उठा। वो लड़का कह रहा था कि ये सामान मुझे दे दीजिए, मैं ऊपर ले जाता हूँ, आप कहाँ भारी वजन उठाएंगी। लेकिन वो मना कर रही थी कि मेरा तो रोज का काम है, आप कब तक ये ड्यूटी देंगे। मैं तेजी से चलता हुआ जब उन तक पहुंचा था, वो हंस के बातें कर रहे थे। मैंने यही बातें सुनी थी कि मैंने गुस्से से इस लड़के की तरफ देखा और फिर परी की तरफ। वो लड़का मुझे देखकर फौरन से सीढ़ियां लांघ कर चला गया था। परी की मेरी तरफ पीठ थी। मैंने कहा ये कौन है, तो परी ने पलट के मेरी तरफ देखा। कहने लगी अच्छा हुआ आप आ गए, पकड़े ये सामान, मैं तो थक गई हूँ। आप तो सुबह सुबह ऑफिस चले जाते हैं और घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर होती है। पहले सब्जी लेकर आओ और फिर पकाओ। परी मेरी बात टाल गई थी। मैंने फिर से परी से इस लड़के के बारे में पूछा तो कहने लगी ये इसी बिल्डिंग का लड़का है, इसने मुझे सामान उठाते देखा तो पूछ लिया। अब अक्सर ही मैं घर जाता तो परी घर पर नहीं होती थी। बराबर के फ्लैट से पूछता तो कहती कि परी एक लड़के के साथ गई है, घंटों से गई हुई है। अब तो मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं परी से लड़ने लगा था, वो हर बार मुकर जाती थी। एक बार मैं ऑफिस से आया तो घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर तो मैं घबरा गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे कमरे से हल्की सी आवाज़ें आ रही थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा भी थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरी तो जान निकल गई। वो लड़का परी के साथ बहुत ही हद तक करीब खड़ा था, बल्कि यूं कहें कि उसे संभाले हुए था। जैसे परी की नज़र पड़ी तो दोनों घबरा गए। फिर परी कहने लगी कि मुझे चक्कर आ गए थे इसलिए। परी की जुबान पर यही था कि मैंने उसके मुंह पर खींच के थप्पड़ मार दिया। वो लड़का फौरन से घर से बाहर चला गया। मैंने परी को भी बहुत मारा था और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं गुस्से से पागल हो गया था। अपनी बीवी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन आधे घंटे बाद ही मुझे कॉल आई कि रोड क्रॉस करते हुए आपकी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है और वे मौके पर ही मर चुकी है। मेरे लिए खबर किसी धमाके से कम ना थी। परी को खो देने का मुझे बहुत दुख था। मैं गुस्से में न जाने क्यों अंधा हो गया था, लेकिन मेरे लिए बात काबिल करने लायक ना थी कि मेरी बीवी मेरे साथ बेवफाई कर रही है। कुछ दिन बाद मुझे सामने वाले फ्लैट की लड़की के पति के मरने की भी खबर मिली। अचानक इसको हार्ट अटैक हुआ था और वो मर गया। वो बेसहारा हो गई थी। एक बार कहने लगी कि मैं इससे शादी कर लूं, मुझे भी एक सहारे की ज़रूरत थी। मैंने भी हामी भर ली।
जब मैंने उस औरत से शादी की तो वो दुल्हन बन के मेरे कमरे में बैठी थी, लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल होने लगा तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। इसकी बातों ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। वो किसी से कह रही थी कि तुम्हारे पैसे बहुत जल्द दे दूंगी, लेकिन तुमने कमाल का काम किया है। परी के लिए जो शक का बीज तुमने उसके पति के दिल में डाला था, परी का पत्ता तो बड़ी आसानी से साफ हो गया। फिर अपने बुढ़े पति को तो मैंने जहर देकर ही मार डाला। सब समझते थे मैं बेचारी हूँ, लेकिन मेरे आदमियों से गलत ताल्लुकात की वजह से वो मुझे मारता था। किसी को शक भी नहीं हुआ और मुझे अपनी मोहब्बत भी मिल गई। मैं तो पहली नज़र में ही अमन को देखते ही अपने होश खो बैठी थी, इसलिए आज इसे भी हासिल कर लिया। ये सुनकर तो मेरा दिमाग खोलने लगा था। इस लड़की ने क्या घटिया खेल खेला था मेरे साथ। गुस्से से मैं कमरे में दाखिल हुआ था। इसकी वजह से मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया था, इसलिए इसका दुपट्टा बेदर्दी से उतारा और इसे बहुत मारा और इसके बाद इसका गला दबाकर उसे मार डाला। मैंने उसके साथ कोई भी रिश्ता बनाया नहीं था और यही इसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आया था। इसने मेरा घर बर्बाद करके रख दिया था। मैं कैसे इसे छोड़ सकता था। मेरी बात सुनकर वो पुलिस वाला खामोश हो गया था। मैं नहीं जानता था कि मुझे क्या सज़ा मिलती, लेकिन मेरा कसूर सिर्फ परी पर शक करना था। शक इंसान के रिश्तों को खा जाता है, लेकिन मेरे शक ने तो मेरी परी को ही जान ले ली थी। धन्यवाद दोस्तों।